इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हाड़ कपकपाती सर्दी में भी दिनों दिन यूपी का सियासी पारा चढ़ रहा है। कोविड प्रोटोकॉल की मजबूरी के बावजूद भी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी संग्राम में उतर चुकी हैं। सत्ता संग्राम के लिए योद्धाओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक ओर दिल्ली में बीजेपी पश्चिमी यूपी के लिए प्रत्याशी तय करने में जुटी है, तो दूसरी ओर पार्टी के विधायक और मंत्री पाला बदल रहे हैं। योगी कैबिनेट के बड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी शुरुआत की तो एक के बाद एक कई विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है। ऐसे में प्रदेश के सियासी समीकरण क्या मोड़ लेंगे और दूसरे चुनावी राज्यों में किस दिशा में बहेगी सत्ता की बयान दिखाएंगे स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है इलेक्शन एक्सप्रेस। वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाने वाले और यूपी की राजनीति में ऊंचा कद रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका दिया है। वक्त वक्त पर कई पार्टियों ने अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से हित तलाश लेने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से पार्टी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके इस फैसले ने समाजवादी चेहरों पर चमक जरूर ला दी है। अखिलेश यादव का ट्वीट इसकी बानगी पेश करता है और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही सूबे में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। योगी कैबिनेट में पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे और कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पिछड़े और दलितों की उपेक्षा की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना, अभी क्या वजह है उनके? एक दो दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि जल्द ही कुछ और इस्तीफे होंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगे की धार और आगे के वार देखते रहिए। मौर्य ने कहा कि अभी 10 से 12 विधायक इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में मीडिया को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। वो पीड़ा मेरी है। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक इस्तीफा? 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर मैं अंतिम निर्णय भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा अपने आप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव या योगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप। 1-2 दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। और देखते ही देखते बीजेपी के कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। अभी तक 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों का इस तरह पार्टी का साथ छोड़ना भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। विधायकों के इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ा कारण पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी उपेक्षा माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बांदा जिले के तिनवारी सीट से भाजपा विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कानपुर नगर के बिलौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीर भी ट्वीट कर दी, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य के भविष्य का रास्ता भी स्पष्ट हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा।
पिछड़े चुनाव में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का श्रेय पिछड़ी जातियों को जाता है और इस बार अखिलेश यादव हर हाल में पिछड़ी जातियों को अपने तरफ मोड़ने में लगे हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन के अलावा उन्होंने पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का अभियान छेड़ रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस अभियान का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी क्यों छोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 के चुनाव में बीजेपी में ओबीसी जातियों को जोड़ने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन उन्हें बसपा जैसा सियासी कद हासिल नहीं हो सका। पार्टी में वे लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे थे। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे को टिकट मिला। स्वामी खुद तो जीत गए, लेकिन उनका बेटा विधायक नहीं बना। स्वामी प्रसाद जीतकर योगी कैबिनेट में मंत्री बने, लेकिन बसपा की तरह उन्हें बीजेपी में सियासी अहमियत नहीं मिल सकी। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद शुरू से दलित ओबीसी की राजनीति करते रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के खांचे में भी खुद को फिट नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते बीजेपी में रहते हुए कश्मकश में थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता दल से अपना सियासी सफर शुरू किया था, लेकिन राजनीतिक कामयाबी बसपा में शामिल होने के बाद मिली। बसपा से 4 बार विधायक रहे और 1 बार एमएलसी बने। मायावती के करीबी नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आता था। वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक रहे, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र करीब 68 साल की हो गई थी। ऐसे में वो अपने बेटे का सियासी करियर हर हाल में सुरक्षित करना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी में रहते हुए ये संभव नहीं था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार सीट से टिकट देने को तैयार है, लेकिन ऊंचाहार के समीकरण बीजेपी के अनुकूल नहीं है। ऐसे में बेटे का सियासी करियर बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवा खेमे से किनारा कर साइकिल की सवारी करने का मन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक और पार्टी के विधायक और मंत्री इस्तीफा देने के लिए कतार में है, तो बीजेपी आला कमान पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटी है। जाहिर है जाट वोटर और किसान आंदोलन दोनों ही बीजेपी नेतृत्व के दिलो दिमाग में घूम रहे होंगे। हालांकि इस लिस्ट में क्या सामने आएगा और नेताओं के मंथन से पार्टी के लिए कौन सा अमृत निकलेगा, वो हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चुनावी मेले की तैयारियों के मद्देनजर हर पार्टी प्रत्याशी तय करने की माथापच्ची में लगी है। सत्ताधारी बीजेपी प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों की सिलेक्शन में भी तेजी दिखा रही है। इसके लिए मंथन का दौर दिल्ली में चल रहा है। भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग वेस्ट यूपी की कुल 113 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए मंथन चल रहा है। इस क्षेत्र में शुरुआत के 2 चरणों में ही 10 और 14 फरवरी को मतदान होना है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम यानी दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित होने की वजह से वर्चुअली मीटिंग से जुड़े। बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक होने वाली है। इससे पहले ये मीटिंग हो रही है ताकि कुछ नामों पर विचार किया जा सके और लिस्ट बनाई जा सके। फिर इस सूची को टॉप लीडरशिप के सामने पेश किया जाएगा ताकि टिकटों पर अंतिम मोहर लगाई जा सके। मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। इससे पहले सोमवार को लखनऊ में यूपी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें समिति के सभी 24 सदस्यों को शामिल किया गया था। मीटिंग में 113 विधानसभाओं को लेकर संभावित नामों पर चर्चा हुई। अब इन नामों पर दिल्ली में मंथन हो रहा है और अब लिस्ट तैयार करके गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश किया जाएगा। 2017 में भाजपा ने यूपी में 312 सीटों पर जीत हासिल करके बम्पर बहुमत हासिल किया था।
अब एक बार फिर से पार्टी के सामने पुरानी सफलता को दोहराने और सत्ता हासिल करने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। शुरुआत से ही यूपी की चुनावी तासीर जातिवाद से सराबोर रही है। कभी दलित राजनीति ने जोर पकड़ा, कभी अगड़े पिछड़े की सियासत हावी रही, कभी यादव मुस्लिम फैक्टर काम कर गया। चुनाव से पहले भले ही नेता विकासवाद की बात करें, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही जातिवाद हावी हो जाता है। ये चुनाव भी इस मायने में अलग नहीं है। पार्टियां अपने अपने तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। टिकट वितरण में भी सबसे महत्वपूर्ण जातिगत समीकरण ही है। ऐसे में यूपी में दलित, पिछड़े और किसानों के समीकरण क्या कह रहे हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चुनावों के ऐलान के साथ ही पार्टियों में खेमेबंदी शुरू हो गई है। भले ही यूपी में विकास की बातें की जाती हो, लेकिन चुनाव की तासीर ही ऐसी है कि निर्णायक वक्त आते आते जातियों की गोलबंदी जरूरी हो जाती है। जाति है कि जाति नहीं वाली कहावत यूपी चुनाव पर इस बार भी फिट बैठ रही है और हर पार्टी जातिगत समीकरणों के हिसाब से पाले तय कर रही है। यूपी इलेक्शन में सोशल इंजीनियरिंग सबसे कारगर फॉर्मूला आज भी है। यही वजह है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातियों पर फोकस कर रही हैं। वक्त का बदलता पहिया देखिए कि मुस्लिम यादव गठजोड़ के दम पर सत्ता का सुख भोगती आई समाजवादी पार्टी अब परशुराम का फरसा लहरा रही है, तो कभी तिलक तराजू और तलवार का जुमला गढ़ने वाली बहुजन समाज पार्टी भी प्रबुद्धों के सम्मेलन आयोजित कर रही है। और बीजेपी ऐन चुनाव से पहले ब्राह्मण के रूठ जाने के एहसास से डरी हुई है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण वोटर्स को ही साधने की कोशिश हो रही हो ऐसा नहीं, दलितों, पिछड़ों और किसानों को साधने की कवायदें भी सियासी दल कर रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के सियासी दिग्गजों ने अपने तर्कस से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। हर तरफ वादों की भरमार है। किसानों के आंदोलन को हवा दी जा रही है। पश्चिमी यूपी में किसानों का ज्यादा असर देखा जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार यूपी के विधानसभा चुनाव में पिछड़ों और किसानों की राजनीति हो रही है। यूपी में पिछड़ों, किसानों और दलितों की सियासत का इतिहास पुराना है। 60 के दशक में लोहिया ने नारा बुलंद किया था। कांग्रेस और हिंदुस्तानी वामपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इस नारे की एंट्री विधानसभा चुनाव में हुई। सीएम पद की महत्वाकांक्षा लिए चौधरी चरण सिंह ने इस नारे के सहारे बगावत शुरू की। विधानसभा चुनावों में पिछड़ों और किसानों की राजनीति शुरू हुई। 1951 में पहली बार यूपी की पहली विधानसभा का गठन हुआ। फिर 3 विधानसभा चुनावों में स्थितियां सामान्य रहीं। 3 विधानसभा चुनाव के बाद सीएम चंद्रभानु गुप्ता बने। चौधरी चरण सिंह भी अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। वे कांग्रेस के ब्राह्मण बनिया ठाकुर वाली ऊंची जाति वाले नेतृत्व से असंतुष्ट थे। तत्कालीन सीएम सीबी गुप्ता से पुलिस में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण मांगा। किसानों से टैक्स में 50% बढ़ोतरी करने पर भी वो सरकार से भिड़ गए। ये वही दौर था जब हरित क्रांति की बातें चल रही थी। पिछड़ी जातियां और खेती करने वाले आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। चरण सिंह को लोहिया के इस नारे के सहारे राजनीतिक उड़ान का रास्ता मिला। चरण सिंह पिछड़ों और किसानों की बातें करने लगे। अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कई मुद्दों पर खड़े हो गए। पिछड़े और किसानों में उनका कद बढ़ने लगा। 1967 में चौथी विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई। किसी तरह सरकार बनी। चरण सिंह सीएम की महत्वाकांक्षा के लिए थे, लेकिन एक बार फिर से चंद्रभानु गुप्ता को सीएम बना दिया गया। चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि उन्होंने सीएम न बनाए जाने का मुद्दा न उठाते हुए पिछड़ों और किसानों का मुद्दा उठाते हुए पार्टी छोड़ी। उनके पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस के 16 अन्य विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी और चरण सिंह के साथ आ गए। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। चंद्रभानु की सरकार 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल तक रही। मतलब चंद्रभानु महज 19 दिन सीएम रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह पहली विधानसभा थी जो अल्पमत में गिर गई। 3 अप्रैल 1967 में चौधरी चरण सिंह को यूपी का नया सीएम नियुक्त किया गया, लेकिन वो भी सिर्फ 25 फरवरी 1968 तक महज 328 दिन के सीएम रहे। उसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1 साल 1 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा और यहाँ फिर से चुनाव हुए और चंद्रभानु गुप्ता फिर सीएम बन गए। ये सरकार फिर अस्थिर रही। पिछड़ों और किसानों की बात करके एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह सत्ता में आ गए। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की नजरें पश्चिमी यूपी पर हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की अलग ही रणनीति है। 2017 में वेस्ट यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी काबिज रही थी, जबकि 27 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा।
इन कमजोर सीटों पर कमल खिलाने के लिए खुद योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी को पता है कि वेस्ट यूपी को साधे बिना सत्ता की चाबी मिलना मुश्किल है। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को ध्रुवीकरण का बहुत फायदा मिला था। इस बार किसान आंदोलन के चलते कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन का असर बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, फिर भी बीजेपी सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने मोर्चा संभाला हुआ है, राज्य सरकार को लगातार घेर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके हमलों का जवाब भी दे रहे हैं। उत्तराखंड का ये सत्ता संग्राम बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस जंग में जहां कांग्रेस के खेमे से मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं भाजपा के खेमे से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में उतर गए हैं। जुबानी जंग की शुरुआत हरदा ने करते हुए आचार संहिता के दौरान हो रही नियुक्तियों पर सवाल उठाए। हरदा ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने के साथ ही आचार संहिता के नियमों को ताक पर रखकर बैकडोर से भर्ती कर रही है, जो विधानसभा जैसी संस्था संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के पदों का अवमूल्यन है। लोगों की चिट्ठियां पढ़ी और लोगों ने बात उठाई है, लेकिन अभी बाहर ऐसा मामला नहीं आया है। लेकिन यदि विधानसभा में भी ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, तो धन्य हो भाजपा, तुमने एक संस्था जो है जिसको निष्पक्ष और उच्च रहने देते, उस संस्था को भी आप जो है अपने पापाचार के लिए उपयोग कर रहे हो, तो ये गंभीर मामला है। यदि विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के इन्फोर्सेबल होने के बाद हो रही हैं, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अपमान है। पद पर कौन बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पद है, स्पीकर का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि उस पद की आप जो है इस तरीके से उस पद का अवमूल्यन करें। वहीं हरीश रावत के आरोपों का तीखा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षकों के हजारों तबादले नहीं किए गए हैं, कुछ जरूरतमंद लोगों के तबादले किए गए हैं। कांग्रेस बातों को उछाल रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। सीएम धामी यही नहीं रुके, उन्होंने हरदा पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड और कोदे झंगोरे की बात करने वाले उत्तराखंड राज्य के विरोधी रहे हैं। अपने सत्ता काल में उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे राज्य का विकास हुआ हो। कोई उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, कोई कोदू झिंगोरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया, जो हमारे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी को भी, जिनकी पार्टी के लोगों ने गली का गुंडा कहा, वह भी जो है आज सैनिकों की बात कर रहे हैं और केवल वोटों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा हमेशा से। इन्होंने चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, हमेशा से तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है, न्याय की बात कभी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, तब से लेकर आज तक लगातार देश के अंदर विकास की बात हो रही है। देश के अंदर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात हो रही है। जो योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, वो सारी योजनाएं वो एकदम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ है। जाहिर है कि वार पलटवार और तीखे होंगे, दोनों ओर से जोर आजमाइश का दौर और रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन फैसला तो राज्य की जनता को ही करना है। हालांकि उत्तराखंड में सत्ता पर पार्टियां बदलने का चलन है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। ऐसे में जो पार्टी अंतिम दम तक लड़ेगी, जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।